आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। वाह, ये हुई ना बात। मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? राधे राधे सर जी। राधे राधे। वाह, क्या बात है, शर्मा जी की आवाज़ आ गई। ये हुई ना बात। थोड़ा देरी हो जाता है आते आते, लेकिन सिर्फ बातें करने आता हूँ आपके साथ। तो आप लोग भी थोड़ा धैर्य बना के रखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। क्योंकि एक बैंकर होने के नाते एक अद्भुत शक्ति आपके पास होना चाहिए, वो है धैर्य धारण करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, इंतजार करने की शक्ति, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो समय लगेगा उसको भी रास्ता तकते रहने की शक्ति। तो बहुत सारी क्वालिटी हमको जो है ना, बैंकर होने के नाते जो है हमको रखना पड़ता है। तो आप सभी जो हैं, आप इस शक्तियों को अगर है आपके पास तो बहुत बहुत बधाई, और अगर नहीं है तो उसको रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और सीख के ही आप जो है इस बैंकिंग के जो जिम्मेदारी है उसको आप निभा सकते हैं। तो कल हम लोग जो हैं, SHGB क्लरिकल टू ऑफिसर 7 जून को एग्जामिनेशन हुआ, उसके 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। आज इस सेशन के माध्यम से जो पेंडिंग क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस करेंगे। और आप सभी जो हैं आशान्वित होंगे, और हमेशा ही आशान्वित होना ही चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके आप पढ़े हैं। और जब हम आगे चलते हैं तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम खराब गया, फिर भी खोने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि खराब अगर कठिन था तो सबके लिए कठिन था। तो प्रतिस्पर्धा में जो भी रैंकिंग होगी आपको उसी आधार पर की जाएगी, और उसी रेटिंग के आधार पर होगी। आपके 5 क्वेश्चन गलत हुए तो किसी के 6 होंगे। और जो प्रोबेबिलिटी होती है, या जिसको बोलते हैं तुक्का बोलते हैं, वो सबके में समान होता है। 5 से 10% जो है तुक्का काम करता है। तो आज सवालों पे चर्चा करेंगे, लेकिन एक बढ़िया सा गाना सुने। शर्मा जी, क्या बढ़िया गाना चल रहा था ना। ओ राजा जी, राजा जी, बिल्कुल। ओ राजा जी, आए के कर रहल जरूरत, मुहूर्त खूबसूरत होई। ओ राजा जी, मतलब कहीं भी रहिए, खूबसूरत रहिए, जबरदस्त रहिए, हर समय मुहूर्त जैसा रहिए, शानदार, है ना शर्मा जी? सही बात है ना? राधे राधे बोल दीजिए एक बार। है। राधे राधे सर जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज के सेशन में हम लोग आगे जो है सवाल डिस्कस करेंगे। जो साथी एग्जामिनेशन दे के आए हैं वो हमारे साथ डिस्कस में भाग लेंगे, और जो साथी इसको देख रहे हैं आने वाले प्रमोशन एग्जाम में, उनका लाभ होगा, उनको दिशा मिलेगी, और उस टॉपिक को वो ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एग्जामिनेशन जो है अ, हमेशा एक नया दृष्टिकोण दिखाता है कि हमें किस टॉपिक को पढ़ना है, ट्रेंड को दिखाता है, और हर क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं इंगित करता है कि हमको क्या पढ़ के जाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल पर डिस्कस करते हैं। ये सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं रिकॉल क्वेश्चन, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, 7 जून 2024 को एग्जामिनेशन हुआ था। एक पार्ट हम लोग डिस्कस किए हैं क्लरिकल टू ऑफिसर, आज दूसरा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। जैसे पंचायत पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे बन रहा है ना, वैसे ही हम लोग का भी सवाल पार्ट 1 पार्ट 2 बनता रहता है। तो ऐसे ही चलता रहेगा। देख रहे हो विनोद? हाँ जी, है ना, पढ़ते पढ़ते पास हो गया हमारा विनोद, है ना। और सब लोग जो हैं चुनाव में जीत कर सब शपथ ग्रहण कर कर काम चालू कर दिए। विनोद हैं कैसे अब शपथ ग्रहण करके अब देश को चलाएंगे विनोद, देखते रहना। हम्म। चलिए, तो हम लोग भी सवालों को देखते हैं। हु कैन क्रॉस से चेक, सवाल आया था। हु कैन क्रॉस से चेक, दीपिका जी हैं या मनीष जी, ये कैसा सवाल आया था, जरा डिस्कस करिए जरा। कौन जो है चेक को क्रॉस कर सकता है? यही था सर क्वेश्चन। सिंपल था ऐसे ही। और लेकिन उसके ऑप्शन जरा कठिन कठिन आए थे, बोल रहे थे हमारे साथी जो हैं। उसमें ये आया था, ये होल्डर कैन क्रॉस द चेक, ये होल्डर कैन क्रॉस
द चेक, ऐसा कुछ आया था, और क्या क्या बहुत सारे ऑप्शन थे कठिन। तो आपके हिसाब से क्या सही है इसका? कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, एनीवन होगा ना सर। एनीवन होगा। लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं था सर, एनीवन टाइप से ऑप्शन ऐसा नहीं था। ऑप्शन कैसा था, कोई साथी बताएंगे? ऑप्शन जो है अभी आज कौन कौन साथी हैं? दीपिका जी, खुशी, कोई नहीं आए हैं शायद, है ना? आज मनीष जी हैं बस। सर ऑप्शन ऐसे दे रखे थे कि हम्म। जैसे होल्डर कैन क्रॉस द चेक आफ्टर कंसल्टिंग फ्रॉम द ड्रॉअर। अच्छा, ओके, हाँ ऐसे हाँ, बता रहे थे एक साथी ने और उसमें। ऐसे था सर कि ही कैन क्रॉस मतलब होल्डर। सिर्फ जनरल क्रॉसिंग कर सकता है, स्पेशल नहीं कर सकता। ओके, तो कुछ ऐसे भी करके कर दे सकता रखे है, थे। जनरल भी कर सकता है, हाँ, स्पेशल भी तो कर सकता एक थर्ड ऑप्शन था सर, होल्डर कैन क्रॉस आइदर जनरली और स्पेशली। है। बहुत बढ़िया, ये सही होगा कि होल्डर कैन डू जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग, ऑल टाइप ऑफ क्रॉसिंग कर सकता है। तो ये जरा जीआईबी में जैसा सवाल पूछता है वैसा सवाल पूछ लिया। तो हमारे साथी ने भेजा है, किसी ने ऑप्शन पहले लिखा है होल्डर ओनली, ओनली पे ही कर सकता है, मतलब जिसका नाम लिखा गया है उस चेक पर। पहला ऑप्शन था होल्डर ओनली, मतलब होल्डर का मतलब जिसके हाथ में चेक है वो कर सकता है। दूसरा है ओनली पेई, पेई का मतलब होता है चेक में जिसका नाम लिखा है वो कर सकता है। तीसरा लिखा है होल्डर विथ कंसेंट ऑफ, कंसेंट ऑफ द ड्रॉयर, ऐसे लिखा है। तो और चौथा दिया है होल्डर कैन डू द जनरल क्रॉसिंग, और पांचवा दिया होल्डर कैन डू द जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग। तो एग्जामिनेशन में मनीष जी पांच पांच ऑप्शन आए थे, पांच ऑप्शन थे ना? कईयों में 5 थे सर। कईयों में पांच थे, तो इसमें पांच थे। तो इसमें जो अप्रोप्रिएट आंसर सही होगा कि होल्डर कैन डू ऑल टाइप ऑफ क्रॉसिंग। तो एनी वन कैन क्रॉस द चेक, मतलब जिसके हाथ में है वो कर सकता है एनी वन। तो ज़्यादातर तो एनी वन आता है, लेकिन आपके में आया था होल्डर, मतलब जिसके हाथ में चेक है उसको होल्डर। और वो जनरल क्रॉसिंग भी कर सकता है, स्पेशल क्रॉसिंग भी कर सकता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। DICGC premium is to be paid on half yearly basis and the return is to be submitted in which form? वाह, ये तो नया टाइप का क्वेश्चन हुआ भाई मनीष जी। जी सर, क्या क्या बिल्कुल। ऑप्शन आए थे इसमें? इसमें वो तो आ रहा था सर, DA1 DA2 ऐसे करके था, लेकिन D101 शायद इसका सही आंसर होगा। ओके, तो इसमें देखिए DICGC में नॉर्मली जो है सरल सवाल पूछे जाते हैं कि DICGC जो है उसका मैक्सिमम जो कवरेज है कितना होता है, या DICGC का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, कभी मैक्सिमम अमाउंट पूछा जाता है कि बदला जाता है। तो DICGC भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाया गया एक नियम है जिसके माध्यम से जितने भी बैंक हैं उन बैंकों को अपने डिपॉजिट का इंश्योरेंस करना होता है, ताकि जो स्टेक होल्डर हैं या जो डिपॉजिटर्स हैं वो सुरक्षित महसूस करें। तो उसकी एक लिमिट है 5 lakhs है। और इसका प्रीमियम जो है हाफ ईयरली बेसिस पे किया जाता है, और इसका रिटर्न जो है DI रिटर्न जो है हाफ ईयरली बेसिस पे सबमिट किया जाता है। तो DI था उसमें ऑप्शन में, DI डिपॉजिट इंश्योरेंस रिटर्न बोलते हैं उसको। मनीष जी ऐसा था? सर इसमें है DI। ना, हाँ दो जैसे फॉर्म जाते हैं, एक DI-01 जो हाँ। होता है मेंटेनेंस ऑफ सेपरेट डाटा के लिए, और एक हम्म, DI-02 जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइज के लिए। हाँ हाँ। तो ये पूछा हुआ था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइज के लिए कौन सा फॉर्म जाता है, तो DI-02 था इसका आंसर। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आया था, मतलब जो क्लेम करने के बाद जो भेजा जाता है वो। नहीं सर, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता कि 5 लाख तक इतने अकाउंट है, इतना सेविंग में डिपॉजिट है, 5 लाख से 10 लाख तक, वो उस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, साइज के अकॉर्डिंग अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा ऐसा पूछा गया था, है ना? तो यहाँ पर तो DI फॉर्म होता है, और DI फॉर्म जो होता है ये उस हाफ ईयर क्लोजिंग के 2 महीना एडवांस में बना के भेजा जाता है। और इसके जो दो फॉर्म आप बता रहे हैं, DI-02 और
DI01, तो ये आपको फॉर्म क्या डिस्ट्रीब्यूशन का पूछा गया था? हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइज। तो सब में DI कॉमन था, उसमें 01 02 ऐसा करके था। DI था सर, और DA भी था, DA01 डी। नॉमिनेशन वाला भी था सर, DA1 ऐसे करके था। तो मैक्सिमम लोगों ने DA1 लगा दिया इसलिए, है ना? मतलब नहीं, D1 लगा दिए होंगे मैंने मैक्सिमम। तो DI01 लगाया है, बस मैडम बता रही है इतना, हम्म। तो शायद मेरा गलत हो गया। ओके, आपने DI लगाया था। जी सर, DI01 जो था, ओके। क्योंकि DA तो वो नॉमिनेशन वाला याद था वो हाँ, तो। नॉमिनेशन वाला है। और ये पढ़ा ही हुआ नहीं था सर, कहीं भी नहीं पढ़ा था। ओके। हाँ, ये तो नहीं पढ़ाए थे, क्योंकि ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस का क्लेम है उसका रिटर्न जो सबमिट करते हैं, वो हेड ऑफिस में जो काम करते हैं, तो उन लोगों ने भरते होंगे उन लोग जो एसेट लाइबिलिटी वगैरह देखते हैं। बाकी नॉर्मली जो है किसका भी सवाल पूछा नहीं, तो इसलिए ये नहीं था। चलिए, तो यहाँ पर DI रिटर्न है, और जैसा कि डिस्ट्रीब्यूशन का बोल रहे हैं तो DI02 है। और इसके लिए जब अगला सेशन पढ़ाएंगे हम, तो उसको फॉर्म को भी इंक्लूड करेंगे इसी सीरीज़ में। जब हम स्टार्ट करेंगे ना अभी सेशंस, तो इन चीज़ों को हम ऐड करते जाएंगे जो सवाल पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, DICGC प्रीमियम इज बोर्न बाई, ये सवाल पूछा था मनीष जी, DICGC का प्रीमियम कौन पे करता है? जी सर, तो कौन पे करता है DICGC का प्रीमियम? बैंक करता है सर। बैंक करता है। इंटायर प्रीमियम इज पेड बाई बैंक्स होता है। और कितना प्रीमियम है DICGC का? 12 पैसा पर सैकड़ा। 12 पैसा पर सैकड़ा सालाना, है ना? जी। जी सर। लेकिन उसको पे कौन से फ्रीक्वेंसी में किया जाता है? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली किया जाता है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं अगले सवाल पर, व्हाट इज द शेयर होल्डिंग ऑफ वुमेन फॉर एलिजिबिलिटी फॉर स्टैंड अप इंडिया स्कीम? स्टैंड अप इंडिया स्कीम के दो सवाल पूछे गए। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया, एक सवाल पूछा गया था जिसमें स्टैंड अप इंडिया का रीपेमेंट पीरियड कितना है। और अभी इस बार पूछा गया है कि स्टैंड अप इंडिया में किसको फाइनेंस किया जाएगा, और अगर कोई वुमेन को फाइनेंस किया जाएगा तो शेयर होल्डिंग पैटर्न उसका कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए मनीष जी? ये सवाल आया था कि नहीं आया था, पहले आप बताइए। आया था सर, एक 51%, 33% ऐसे करके ऑप्शन था इसमें। ओके। तो हमारे साथियों ने, आपने क्या लिखा, क्या किया? मैं तो 51% करके आया सर। अच्छा, तो ये आपने अच्छा किया, क्योंकि जो स्टैंड अप इंडिया है वो ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री को बिठाने के लिए है। और जी इसका सर। जो एलिजिबिलिटी है कि एक ST SC या SC ST या एक वुमेन जो बॉरोवर है उनको देंगे। लेकिन जो अगर वुमेन को देंगे तो उनका जो शेयर होल्डिंग होना चाहिए वो 51% होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, 51 इसका सही है। देख रहे हो अभी ना, गुलाबी गुलाबी नोट अब गायब हो गए, है ना मनीष जी? हैं अब रहे अब कि गुलाबी नोट 2000 वाले? अभी भी तो RBI में तो ले रहे हैं ना सर ये। RBI में ले रहे हैं, है ना? क्योंकि उनको 100% रिकवरी चाहिए। तो RBI में जो है लाइन लगा के आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जब एक्सचेंज करने जा रहे हैं तो RBI क्या कर रहा है? RBI जो है उनको सिक्का थमा रहा है सिक्का सर। थमा दे, है ना? और सिक्के जो है उनको एक्सचेंज कर दे रहे हैं। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अंडर PMEGP स्कीम? तो PMEGP स्कीम्स के तहत जो मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका प्रोजेक्ट कास्ट पूछा गया। यही था कि थोड़ा सा लेंदी किस तरह से पूछा गया था? तो सर लेंदी टाइप का ही था, लेकिन सर इसमें फर्स्ट रेंज और सेकंड रेंज में मैक्सिमम क्या होगा? 1 करोड़ होगा या 50 लाख आंसर होगा? मैंने तो 50। 50 लाख ही होगा, उसमें ट्रांज वगैरह नहीं था ना? नहीं, ट्रांस तो नहीं था सर। तो 50 लाख होगा, है ना? नेहा जी जुड़े हैं, नेहा कुमारी जी। जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? जी सर, बढ़िया एकदम। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, है ना? एकदम देखो, हैं आपका नाम देख के याद आ गया हमको। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अब बताइए, आपको PMEGP के बारे में इंटरव्यू में पूछ लिया गया कि PMEGP क्या है, तो आप क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे? सर, PMEGP एक
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है एक सर, जिसके तहत एम्प्लॉयमेंट के जनरेट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में बैंकों द्वारा लोन दिया जाता है, जिसमें सर फर्स्ट टाइम जब हम लोन देते हैं तो इसमें मैक्सिमम 50 लाख है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और सर्विस सेक्टर में 20 लाख रुपया दिया जाता है सर। और ये यूनिट अगर सक्सेसफुल रहते हैं तो फिर सेकेंड ट्रांच में इनको 100 लाख मैन्युफैक्चरिंग में, और सर्विस सेक्टर में 25 लाख सर। बहुत बढ़िया, अच्छा याद है आपको, आप अच्छा दे पाएंगे। लेकिन जब भी इंटरव्यू में आपको ऐसा पूछा जाए कि पीएमईजीपी क्या है, तो आप बोलिएगा पीएमईजीपी एक भारत सरकार की महत्वाकांक्षी क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना है, जिसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक कारीगरों, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए यूनिट की स्थापना किया जाता है, जो गैर कृषि क्षेत्र में माइक्रो उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की यूनिट बिठाने के लिए प्रोजेक्ट कास्ट मैक्सिमम 50 लाख तक, और सर्विस सेक्टर में प्रोजेक्ट कास्ट मैक्सिमम 20 लाख तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत दिया जाता है, जिसको प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कहते हैं। महोदय, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि बेरोजगार जो युवा हैं उनको रोजगार मिले और रोजगार के अधिक से अधिक संसाधन जुटा सकें, जिसके माध्यम से वो आत्मनिर्भर बन पाएं। इस की खास बात है, इसमें सब्सिडी दी जाती है, जो मैक्सिमम सब्सिडी जो आपके कितने % तक होती है मैक्सिमम सब्सिडी मनीष जी? 35% 35% है ना। तो यहाँ पर सवाल सीधा पूछा गया था, तो आप 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए मैक्सिमम जो है ये लोन दे सकते हैं, और यहाँ पर प्रोजेक्ट का पूछा जाता है तो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लोन अंडर ट्रेड ग्रोथ एसएचजीबी स्कीम्स, जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था, क्योंकि वहाँ पर जीएसटी वाला सवाल आया था, तो जिसमें 50 लाख से ऊपर है तो मंथली स्टेटमेंट चाहिए, स्टॉक स्टेटमेंट, तो आप लोगों ने 75 बताया, क्योंकि 50 लाख से ऊपर एक ऑप्शन वही था। लेकिन फिर साथ में आप लोगों ने बताया कि ट्रेड ग्रोथ से भी जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया था, और आप लोगों ने बता भी दिया था कि ट्रेड ग्रोथ योजना के तहत मैक्सिमम 1 करोड़ का लोन दिया जाता है बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए। और ट्रेडिंग क्या होता है, जो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं उनसे जो सामान बन के आता है उसको खरीदता है और अपना स्टॉक मार्जिन लेके फिर उसको बेचता है। ये ट्रेड ग्रोथ के तहत मैक्सिमम जो है वो 1 करोड़ जो है दिया जाता है। इसकी लिमिट इसलिए रखी गई थी क्योंकि सीजीटीएमएस में जैसे अगर देखें होंगे 1 करोड़ तक के ट्रेड ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया था। ट्रेड में अगर 1 करोड़ तक करते हैं तो कवरेज होता है, उसी के तहत पॉलिसी बनाई गई। तो जैसी आवश्यकता होती है समाज की, वैसी जो है ये स्कीम्स बनाई जाती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एज पर द कस्टमर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल पॉलिसी व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट। वाह, ये कैसा सवाल आया था मनीष जी, आप बताइए। मनीष जी तो बोलते हैं कि देखो सर, हम शाखा जाते ही ना कस्टमर आता है तो हमारे कीबोर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, सारा कीबोर्ड निकल के ऐसे हाथ में आ जाता है। तो ये शिकवा शिकायत, मतलब कहने का तात्पर्य लाइटर वे में ये है, शिकवा शिकायत इतने हाथ में ऐसे हम रख के चलते हैं, कंप्लेंट्स कंप्लेंट कंप्लेंट, और उतनी काबिलियत रखते हैं कि शाम को घर आने से पहले सारे कंप्लेंट रिजॉल्व हो जाएं। तो इसका क्या आंसर है मनीष जी? 15 डेज किया था सर, बट पता नहीं सही है। ओके, तो 15 डेज जो है आपका कंप्लेंट रेजोल्यूशन जो है 15 डेज में होता है। वैसे आप लोग कितने दिन में कर लेते हैं नॉर्मली कम शिकायत जो है? सेम डे? ध्यान से होना होता है तो सर सेम डे ही कर देते हैं। सेम डे कर लेते हैं। और सारी शिकायतें जो हैं, जैसे मनीष जी बोलते हैं सर सेम डे करना ही पड़ता है, नहीं तो हम कैसे कंप्यूटर चला पाएंगे, क्योंकि सारे कीबोर्ड तो हाथ में लेके रखता है इधर, है ना। तो अगले दिन काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए भैया सबसे पहले शिकायत क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग काम करेंगे। तो एज पर द कस्टमर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल पॉलिसी, ये सवाल हमको इंडिकेट करता है उन साथियों के लिए जो आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे पॉलिसी को हमको पढ़ना है। तो यहाँ कस्टमर ग्रीवेंसेस पॉलिसी के तहत मैक्सिमम 15 दिन में रिजोल्यूशन हो जाने चाहिए।
अब ये सवाल एक आया था, डेबिट कार्ड में नॉट बी इशूड इन द फॉलोइंग अकाउंट: एनआरआई अकाउंट, इलिटरेट अकाउंट, माइनर अंडर गार्जियनशिप, इंडिविजुअल जॉइंट अकाउंट, अदर सर्वाइवर। ऐसे ही सवाल आया था, कुछ और था ये सवाल मनीष जी? सवाल का मतलब यही था सर, लेकिन ऑप्शन ऐसे सिंपल नहीं थे। नहीं थे? कैसे नहीं, ऑप्शन? ऑप्शन लेंदी लेंदी थे, लेकिन थे यही सर एक्चुअली। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसमें तो क्या एनआरआई होना चाहिए सर। एनआरआई होना चाहिए? माइनर अंडर गार्जियनशिप उनको एटीएम नहीं देंगे, लेकिन क्योंकि वो द, दस 10 साल, 10 साल वाला था सर इसमें शायद। 10 साल लिखा हुआ था। हाँ शायद 10 साल लिखा हुआ था, इतना क्लियर नहीं है। ओके, तो माइनर अंडर गार्जियनशिप में डेबिट कार्ड नहीं इशू करते हैं, क्योंकि हाँ, माइनर। वो तो पता है सर, लेकिन 10 साल से एवब था शायद इसमें, मतलब याद नहीं आ रहा है सर। और कोई साथी जिसको याद आ रहा है? अरविंद पांडे जी, याद आ रहा है कुछ? 10 साल से ऊपर था सर बैंक का। लिखा हुआ था? हम्म। अच्छा, और गार्जियन वाला नहीं लिखा था? नहीं, गार्जियन नहीं था सर। अच्छा, और आप इसमें ज्वाइंटली वाले में होगा सर मेरे हिसाब से। जॉइंटली में तो एटीएम देते सर हैं। इसमें ज्वाइंटली सर इधर सर्वाइवर में तो देते हैं, लेकिन ज्वाइंटली में नहीं देते। हाँ, जॉइंटली में नहीं देंगे, लेकिन ऑप्शन कैसा आया था उसके ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे साथी तो अलग अलग ऑप्शन बता रहे हैं। इधर सर्वाइवर नहीं था। अदर सर्वर में? ऑप्शन ज्वाइंटली था सर। ओके, जॉइंटली था। और माइनर का जो है, माइनर में एबव 10 ईयर था, और एवर 10 ईयर। गार्जियन नहीं था उसमें, तो उसमें एटीएम दे सकते हैं। अगर माइनर 10 साल से ऊपर है और अंडर गार्जियनशिप नहीं है तो एटीएम दे सकते हैं। उसकी कुछ लिमिटेशन होती है 5000 की। तो फिर वैसे में जॉइंटली ऑपरेटेड अकाउंट है तो उसमें एटीएम कार्ड इशू नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी विड्रॉल चाहिए दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो आप फंडामेंटल तो समझ गए। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब अपना मार्क्स ठीक कर लीजिएगा, कैसा सवाल आया था। और जैसा सवाल आया था उसके लिए जॉइंटली अगर दिया है तो फिर जॉइंटली में एटीएम कार्ड इशू नहीं होगा। In SURFACE Act, if any objection is received from the borrower, then it will be replied within how many days? SURFACE एक्शन के तहत अगर प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए बैंक जो है नोटिस भेजता है, और नोटिस भेजने के बाद सबसे पहले 13(2) डिमांड नोटिस भेजता है, और उसमें कोई ऑब्जेक्शन मिलता है तो ऑब्जेक्शन का जवाब बैंक को कितने दिनों में देनी चाहिए? हाँ ये मनीष तो जी, कितने दिनों में देनी चाहिए? 15 दिनों में देनी चाहिए सर। 15 दिनों में देनी चाहिए। आपने दे दिया 15 दिनों में, तो आपका सही उत्तर हो गया कि 15 दिनों में देनी चाहिए। तो 13(2) नोटिस 60 दिन का डिमांड नोटिस होता है। अगर कोई उस ऑब्जेक्शन आता है तो ऑब्जेक्शन का रिप्लाई 15 दिन में देना है। फिर डिमांड नोटिस का टाइम पूरा हो जाता है तो फिर उसके बाद सिंबॉलिक पोजीशन या फिजिकल पोजीशन लिया। तो पोजीशन लेने के बाद 7 दिन के अंदर 2 न्यूज़पेपर में उसको पोजीशन नोटिस देना होता है कि हमने इसको पोजीशन में ले लिया। फिर उसके बाद सेल नोटिस भेजा जाता है कि सेल करने से पहले 30 दिन की नोटिस देनी होती है। ये थोड़ा सा एक क्रोनोलॉजी है डेज का। और इसमें से सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो ये ऑब्जेक्शन वाला भी पूछा जाता है, सेल नोटिस भी ज़्यादा पूछा जाता है, और 13(2) की नोटिस भी पूछी जाती है। अब आता है पेनल्टी इम्पोज बाय रेगुलेटेड अथॉरिटी। द व्हाट इज द डेलीगेटेड पावर ऑफ ROCAC एट RO? अगर कोई रेगुलेटेड अथॉरिटी हैं, जैसे रेगुलेटेड अथॉरिटी क्या हो गए आपके, RBI, नाबार्ड, ये अथॉरिटी हैं। अगर ये कोई पेनल्टी इम्पोज करते हैं तो ROCAC का पावर कितना है? कितना है मनीष जी ROCAC का पावर? नहीं पता सर मुझे। नहीं पता है? और बताइए, कोई साथी जानते हैं तो। ROCAC का पावर कितना है? 1,00,000 रुपए। 1,00,000 था ऑप्शन में? हाँ मनीष जी, हाँ सर शायद। है ना, था ना? तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं। ब्रांच ऑफिस को कोई भी पावर नहीं है। ROCAC को 1,00,000 का पावर है। HOCAC 1 हेडेड बाई GM को 2,50,000 का है। HOCAC 2 को फुल पावर है। तो यहाँ ROCAC का पूछा था तो इसको 1,00,000 पावर है पेनल्टी इम्पोज का। ठीक है, तो ये आप लोग जो है, जो साथी सही किए होंगे तो ये उनके लिए सही होगा। और हु कैन मेक नॉमिनेशन इन अकाउंट,
ये सवाल आया था मनीष जी, कौन नॉमिनेशन कर सकता है? ये सीधा आया था कि कुछ और इसमें पूछा गया था? हु कैन मेक नॉमिनेशन इन अकाउंट? तो यहाँ पर इंडिविजुअल्स कैन मेक नॉमिनेशन इन द अकाउंट। खुशी जी, ऐसे ही आया था सवाल कि कुछ घुमा फिरा के आया था? सर ये उसमें पूछा हुआ था सोल प्रोप्राइटरशिप में, ट्रस्ट था ऑप्शन के अंदर, अच्छा, कंपनी था, पार्टनरशिप वगैरह था, और सोल प्रोप्राइटरशिप था। और इंडिविजुअल इंडिविजुअल नहीं था उसमें? ना, इंडिविजुअल नहीं था सर इसमें। तो इसका आंसर सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, है ना? बिल्कुल सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप वाला था सर ऑप्शन इसमें। हाँ, हाँ, सही तो बोल रही हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में वो एकल स्वामित्व होता है उनका, तो वो नॉमिनेशन कर सकता है। बाकी कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी, ये सारी चीज़ें एचयूएफ ये नॉमिनेशन नहीं कर सकते हैं, नॉमिनी बन सकते हैं। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, व्हेन गार्नेसी ऑर्डर इज रिसीव्ड एट द बैंक काउंटर देन व्हाट विल द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर? जब कोई गार्नेसी ऑर्डर कोर्ट से बैंक के काउंटर में प्राप्त होता है तो बैंकर कस्टमर का रिलेशनशिप क्या होता है? बैंक में जब भी आप सुबह बैंक जाते हैं तो बहुत सारे रिश्ता निभाते हैं, हर एक्टिविटी में एक रिलेशनशिप डेवलप होता है। कोई रिकवरी कर रहा है तो उसमें अलग रिलेशनशिप, कोई डीडी बना रहा है अलग रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप को जानने के बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिलेशनशिप के आधार पर वो आपको जो है व्यवहार करना होता है। जैसे रिकवरी के लिए जा रहे हैं तो हम हैं क्रेडिटर, बोरोवर है डेटर, तो हमको अलग व्यवहार करना है, थोड़ा सा प्रोफेशनल व्यवहार करना है। डिपॉजिट में अलग व्यवहार करना है। तो ये रिश्ता जो है कहलाता है कि कैसे संबंध बनाते हैं। जैसे आप अपने दैनिक जीवन में संबंध निभाते हैं ना, अच्छा दोस्त है तो उसे कैसे निभाएंगे, खराब दोस्त है तो कैसे निभाएंगे, ये सारी चीज़ें रोल प्ले है। तो गार्नेसी ऑर्डर अगर रिसीव हुआ तो आपका संबंध बदल जाएगा, बैंक हो डेटर जाएगा हो डेटर जाएगा, और डेटर। कस्टमर हो जाएगा जजमेंट डेटर। अदरवाइज पहले डिपॉजिट के केस में कस्टमर क्या होता है मनीष जी? क्रेडिटर हो जाएगा। क्रेडिटर होता है। लेकिन जैसे ही कोर्ट से ऑर्डर आ गया वो क्रेडिटर नहीं रहेगा, अब वो जजमेंट डेटर हो जाएगा। और इसमें जजमेंट क्रेडिटर हो जाएगा कोर्ट या वो जो व्यक्ति कोर्ट के माध्यम से अप्लाई किया है वो। अब आते हैं अगला सवाल, व्हाट इज द नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग चेक? ऐसा सवाल आया था, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग के बारे में सवाल आया था या कुछ और तरीके से सवाल आया था? क्योंकि इस बार आपके सवाल इतने जो लेंदी आए थे तो सारे साथी जो हैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में भेजे हैं। तो ये सवाल आया था, याद आ रहा है मनीष जी? एक आया था सर, इनकम्प्लीट का था चेक में। अच्छा, इनकम्प्लीट चेक। इंचॉइट वाला, अच्छा, वो भी इंचॉइट। आया अच्छा, हुआ था सर ये नॉट नेगोशिएबल वाला। नॉट नेगोशिएबल आया था। क्या क्या हाँ, ऑप्शन थे उसमें? ऑप्शन में था सर इट कैन बी ट्रांसफरेबल, हम्म, ऐसे करके दिया हुआ था कि इट्स ए वार्निंग, ट्रांसफरर कैन नॉट गेट बेटर टाइटल देन ट्रांसफरी। हाँ, वही उसका सही आंसर होगा। Not negotiable crossing takes away the negotiable title of check, which means that the transferee cannot bear the title of the check holder, but the check still remain transferable. तो बेटर टाइटल उसका नहीं होगा ट्रांसफरी का ट्रांसफरर से, तो वो वाला ऑप्शन आपने किया होगा तो सही होगा नॉट नेगोशिएबल के केस में। बहुत बढ़िया, आपको अच्छा ऑप्शन भी याद है वो, बहुत अच्छा। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। जैसे ये नॉट निगोशिएबल का एग्जांपल आप फिक्स डिपॉजिट को लीजिए। फिक्स डिपॉजिट है, मान लीजिए राजकुमार शर्मा जी के नाम से फिक्स डिपॉजिट है ना शर्मा जी? 1 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट है। वाह, राधे राधे बोल दीजिए जरा। हाँ, वाह, आज जो है मजा आ राधे जाएगा। राधे सर। तो फिक्स डिपॉजिट है वो नॉट निगोशिएबल होगा, है ना, अहस्तांतरणीय होगा। मतलब उसमें जो पेई है, ट्रांसफरी है, और जो ट्रांसफरर है उनका जिससे बेटर टाइटल ही होगा उसी में ही जाएगा, वो किसी दूसरे में अरविंद पांडे जी के पास नहीं जाएगा या राज शर्मा के खाते में जमा नहीं होगा, वो राजकुमार शर्मा जी के ही खाते में जमा होगा। इसको बोलते हैं नॉट नेगोशिएबल। ये नेगोशिएबल नहीं है, इसी को हस्तांतरण नहीं हो पाएगा, इसी को बोलते हैं नॉट नेगोशिएबल। बराबर है शर्मा जी? बताइए, आज तो कमाल हो गया, एक तो 1 करोड़ का डिपॉजिट भी बन गया आपके नाम से, और दूसरा ये हो गया वो नॉट नेगोशिएबल भी बन गया, किसी और को ट्रांसफर भी मिल सकता है। मजा आ गया। अब आते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। जीएसटी रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया था? कोई साथी याद है तो बताइए, जीएसटी रिलेटेड कोई सवाल लिखा हुआ है,
लेकिन सवाल हमें नहीं भेजा गया। इस बार मैं देखा सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के 2 या 3 साथी सवाल भेजे। मतलब वैसे तो साथी बहुत सारे साथी पढ़ रहे थे, बट सवाल कम ही साथियों ने भेजा। तो हो सकता है कि सवाल याद नहीं आए होंगे, लेंदी होंगे। तो जीएसटी से कुछ याद आ रहा है मनीष जी? जीएसटी क्वेश्चन तो आए थे सर, लेकिन याद नहीं। खुशी जी आपको याद आ रहा है? सर ये कोई रिवर्स उस पे था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा क्या था। अच्छा, इनपुट क्रेडिट के बारे में तो नहीं आया था? इनपुट क्रेडिट। हाँ था सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड ही, हाँ। कि उसमें जैसे ऑप्शन दिए हुए थे भाई इसमें से क्या इससे रिलेट नहीं करता। अच्छा। हाँ तो उसमें एक ऑप्शन था जैसे पेमेंट टू स्पॉन्सरशिप चार्जेस, हम्म। और भी से सर, और एक था नन ऑफ दीज। अच्छा, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट या जिसको आईटीसी कहते हैं, वो ऐसा टैक्स है, अगर मान लीजिए कोई व्यवसाय खरीदारी पर चुकाता है और उसका उपयोग बिक्री करते समय अपनी कर जो उसकी लाइबिलिटी है उसमें से कम कर लेता है, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। मान लीजिए आप कहीं पर से टैक्स ले रहे हैं और कहीं पर टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो उसकी देनदारी जो होगी, भाई हमको टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको जमा करना होगा, टैक्स पे कर रहे हैं तो ये देनदारी को कम कर सकते हैं, तो अब उसमें से एग्जैक्टली सवाल क्या है नहीं पता चल रहा है, बाकी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, इन ऑपरेटिव पेन इज डिफाइन अंडर व्हिच एक्ट। एक तो पिछले सेशन में हमने चर्चा किए थे कि इन ऑपरेटिव पेन होने पर कितने % का टैक्स डिडक्शन होता है, तो मनीष जी ने बताया था 20% का टैक्स डिडक्शन होता है। और ये सवाल भी आया था मनीष जी, ये जो स्क्रीन पर सवाल है। जी सर, ऐसा ही आया था, 114 वाला था ना सर। अच्छा, तो एक्चुअल में 114 बी जो बोल रहे हो ना, 114 बी जो सवाल वो है, उसमें ये बोला है कि पैन कार्ड इज मैंडेटरी फॉर अकाउंट ओपनिंग, वो है 114। सर 114 ट्रिपल ए था ये, अच्छा, हाँ, ट्रिपल ऐसे कुछ था सर ऑप्शन। 114 ट्रिपल ए। अब सवाल क्या पूछा गया था मेरे को थोड़ा सा बताएंगे अच्छे से कि ये था सर कि जैसे किसी का पेन अगर इनऑपरेटिव हो जाता है तो वो इनवैलिड हो जाता है, ऐसे कुछ करके था कि उसको तो हम फिर यूज नहीं कर सकते, ऐसे कुछ करके ही था उसमें। एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं है लाइंस क्या थी। तो इसमें सीबीडीटी गाइडलाइंस जो जारी किया गया है और इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 139 ए में ये कहा गया है कि इट इज मैंडेटरी टू लिंक आधार, लिंक करने के लिए ये अंडर सेक्शन 139 ए में कहा गया है। अब सर वो इसमें रूल के बारे में पूछ रखा था उन्होंने। कौन से बारे में? ये सर ये था कि पेन इज इनऑपरेटिव, तो हम्म। विच इज अंडर विच रूल ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ओके, ऐसे करके था उसमें। तो उसमें ऑप्शन 139 ए नहीं था? नहीं, ऑप्शन तो कई थे सर, बट वो 114 ट्रिपल ए वाला ही था शायद उसका। अच्छा। वो ये था सर कि अगर आप आधार से पेन को लिंक नहीं करोगे तो वो इनऑपरेटिव हो जाए और आप उसके जो बेनिफिट है वो नहीं ले सकोगे, तो ये कौन से एक्ट में डिफाइन है, ये पूछा हुआ था। तो वो तो 114 बी में नहीं है। 114 ट्रिपल ए। 114 ट्रिपल ए देख लेते हैं जरा। 114 ट्रिपल ए कहता है, हाँ ये है कि एक व्यक्ति अगर आधार को पैन से लिंक नहीं करता है तो पैन जो है इनऑपरेटिव हो जाएगा, ये सही बताया आपने। और 206 ए भी इसमें प्रोविज़न दिया गया है जो ट्रिगर, जो ऑल केसेस में दिया है, लेकिन 114 ट्रिपल ए इसका सही आंसर होगा। अगर आपके सवाल में जो इनऑपरेटिव हो जाएगा करके बोला गया है ना, तो एक्चुअली सर 206 ए जो है वो सेक्शन है उसका, और सेक्शन, उसके अंडर में 114 ट्रिपल ए शायद रूल है। ओके, हाँ 114 ट्रिपल ए तो क्लियर हो गया ये एज पर रूल 114 ट्रिपल ए, अगर एक कोई व्यक्ति अपने आधार कार्ड को पेन के साथ लिंक नहीं करता है तो पेन जो है इनऑपरेटिव हो जाएगा, ये तो एकदम सही है 114 ट्रिपल ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 114 ट्रिपल ए, सवाल के हिसाब से सही जवाब।
और बाकी 206 जैसे यहाँ स्क्रीन पर दिखाए हैं कि जो सेक्शन 139A में बताया गया कि मैंडेटरी होगा लिंक करना। इसके लिए समय सीमा दी गई थी 30 जून 2023। फिर जुलाई से उसने जो है इनऑपरेटिव कर दिया। फिर जुलाई से इनऑपरेटिव करने के बाद फिर शॉर्ट डिडक्शन के लिए आपसे डिमांड मांगा। आप लोगों ने उसके खाता काट काट के भेजा होगा 10% एडिशनल। फिर उसके बाद ये समय सीमा को 31 मई तक बढ़ाया गया। 31 मई 2024 तक ये कहा गया कि अगर पैन और आधार लिंक कर देते हैं तो जो टैक्स कटे हैं उसको रिफंड किए जा सकते हैं। और वो समय सीमा भी चला गया अभी 31 मई 2024। अब तो जो टैक्स डिडक्ट जो करने हैं वो डिफ़ॉल्ट आया होगा, उसको रिकवरी करने हैं। इसके लिए इन्होंने सेक्शन 139A पेन आधार लिंकेज के लिए रखा। और 206A जो है हायर TDS रेट्स फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ पेन। और 206AB जो है ये स्पेसिफाइड पर्सन के लिए है। तो अभी अगर सवाल ऐसा है कि कौन सा रूल में ये कहा गया है कि पेन और आधार लिंक नहीं होता है, तो इनऑपरेट हो जाएगा, तो 114AAA उसका सही आंसर होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। एज पर प्रीमाइसेस पॉलिसी ऑफ SHGB, इफ द प्रीमाइसेस रिन्यूअल इज अवेलेबल फॉर 5+5+5 ईयर 5 ईयर, देन द मैक्सिमम रेंट इंक्रीज में भी कितना होगा। तो ये सवाल जो है पूछा गया था कि अगर सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का प्रीमाइसेस है और यहाँ पर कोई रेंट प्रीमाइसेस लीज रेंट दिया जाता है, 5-5 साल में बढ़ोतरी का ऑप्शन रहता है, तो कितना % बढ़ाया जाएगा मैक्सिमम। मनीष जी को क्या लिख के आए? 15% होगा सर शायद। ये तो मैं पढ़ाया था प्रीमाइसेस पॉलिसी में कि मैक्सिमम 50%, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, है ना। और चूँकि यहाँ पर ऑप्शन क्या है, 5-5 साल का है, तो 5-5 साल में 15% बढ़ाएंगे तो ये टोटल 45% होगा। तो यहाँ पर ये 15% इसका सही आंसर होगा। और ये कौन सी शाखा है, मनीष जी हैं क्या इसमें? कौन सी शाखा है मनीष जी? सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है ना। अच्छा अच्छा, प्रीमाइसेस है आप लोगों का तो, लेकिन अच्छा। रेवाड़ी है सर। बहुत बढ़िया है ना। आपके कस्टमर वगैरह जो हैं आए होंगे। यस, इतने इतने स्टाफ होते हैं क्या? ये तो ग्राहक भी होंगे इसमें, है ना। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इफ बैंक पेज द अमाउंट ऑफ चेक बिफोर कलेक्शन देन द बैंक विल बी। ऐसे ही सवाल आया था कि अगर कोई चेक जमा करता है और चेक कलेक्शन होने से पहले अगर बैंक जो है उसको पे कर देता है, तो बैंक क्या होगा उस केस में। ये आया था खुशी जी, ऐसा कुछ सवाल आया था? जी ऐसा ऐसा तो एक सवाल था सर। तो क्या होता है, चेक कलेक्शन में डाले हैं और कलेक्शन में पैसा आया नहीं है और बैंक ने पैसे दे दिए, तो ऐसे कंडीशन में बैंक होल्डर फॉर वैल्यू हो जाता होल्डर फॉर है। होल्डर फॉर वैल्यू हो जाता है ना। होल्डर फॉर वैल्यू, काफ़ी साथियों ने मेरे को बताया कि हमने सही किया। अगला सवाल, व्हाट इज जनरल क्रॉसिंग। ये आया था कि जनरल क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग क्या है? आया था। आया था ना। लेकिन साथियों का कहना था ये आया जरूर था जनरल क्रॉसिंग, लेकिन ये भी थोड़ा घुमा के आया जी था जनरल क्रॉसिंग का। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन थे, किसी को याद आ रहे हैं? ऐसे तो जनरल क्रॉसिंग आप सभी जानते हैं कि किसी चेक के मुख्य पृष्ठ पर अगर 2 समांतर रेखाएं खींच दी जाएं, 2 ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन खींच दी जाएं, तो उसको जनरल क्रॉसिंग कहते हैं। लेकिन साथी ने बताया कि सवाल कुछ और आड़ा तिरछा पूछा गया था, मकसद यही था, है ना। तो इस बार तो मतलब समझ लीजिए कि सवाल जो है आंसर, ये आंसर से सवाल या कुछ अलग अलग तरीके से पूछा गया। तो जनरल क्रॉसिंग का मतलब ये है, अगर किसी चेक में जनरल क्रॉसिंग कर दिया गया तो इसका मायने है कि उसका काउंटर पे कैश भुगतान नहीं होगा। और इसके लिए चेक के मुख्य पृष्ठ पर 2 समानांतर रेखाएं खींच जाती हैं तो वो उसका कैश काउंटर में भुगतान नहीं होगा, अब इसका पेमेंट जो है खाते में होगा। व्हाट डज द बैलेंस शीट शोज। बैलेंस शीट क्या दिखाता है, ये सवाल पूछा गया था। पूछा गया था सर, लेकिन ऐसे सिंपल नहीं पूछा गया। सिंपल नहीं पूछा गया था, ओके। तो बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो किसी फर्म का किसी पर्टिकुलर डे में
कितना उधारी है और कितना उसकी आस्तियां हैं, कितनी देयताएं हैं और कितनी उसकी आस्तियां हैं। तो बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट व्हाट ए फर्म ओज एंड व्हाट ए फर्म ओन्स एज ऑन ए पर्टिकुलर डे। बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑन ए पर्टिकुलर डे। तो ये बैलेंस शीट का है। तो ये ऑप्शन में आया था ऐसा, ये जी सर, ये आया था। एसेट लायबिलिटी आया था कि ओज एंड ओन आया था? Who's an owner? सेम यही था सर आंसर। यही था ना? चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। हु डज द बैंकिंग इन रूरल एरिया ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक? बैंक के बिहाफ में एजेंट के तौर पर ग्रामीण एरिया में बैंकिंग सुविधाएं कौन प्रदान करता है? ये आया BC। था, सीधा आया था सवाल ऐसे। हाँ, ऐसा ही था सर। तो कौन प्रदान करता है? BC होगा सर, BC एजेंट। कॉरेस्पॉन्डेंट है ना। और क्या क्या ऑप्शन थे इसमें? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के अलावा और कुछ ऑप्शन थे, याद आ रहा है कुछ मनीष जी? याद तो नहीं आ रहा सर, बस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस देखा और वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को देख के बाकी और कौन पढ़े, है ना, जल्दी निकल गए होंगे क्योंकि और सवाल आगे में बढ़ थोड़ा गए। समय लग रहा होगा, है ना। जी चलिए, सर। स्पोक पर्सन ऑफ द बैंक, इसके बारे में क्या पूछा गया था? स्पोक पर्सन। एक ना सर वो बनाई गई है, एक डिवीजन ही बनाया गया है कि अच्छा, मतलब कोई मीडिया उडिया में, बात ऐसा था करनी। क्वेश्चन की मीडिया में कोई बात करनी हो तो वो कौन से डिपार्टमेंट करेगा। अच्छा, तो वो कोई पर्टिकुलर जनरल मैनेजर नहीं है, कोई डिवीजन है आपका, है ना। तो ये सोशल मीडिया पॉलिसी में आया होगा ना, सोशल मीडिया पॉलिसी में लिखा होगा ये। तो क्या उस डिवीजन का क्या नाम है ऐसे, कुछ याद आ रहा है? नहीं सर। MAS का हम्म, क्या खुशी जी, क्या आया था? MASD डिवीजन था सर, मैनेजमेंट एडवाइजरी सर्विस डिवीजन। अच्छा, मैनेजमेंट एडवाइजरी सर्विस डिवीजन, MASD डिवीजन। तो MASD डिवीजन होगा, मैनेजमेंट एडवाइजरी सर्विस डिवीजन। तो ये स्पोक पर्सन ऑफ द बैंक सोशल मीडिया पॉलिसी में थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। लेकिन सर वो सोशल मीडिया से था ना, हाँ, NASD तो मेरे को हम्म, नहीं लगता होगा, बट मैडम कह रही है तो। एक बार देख लीजिएगा, पॉलिसी में देख लीजिएगा, है ना। स्पोक पर्सन ऑफ द बैंक कौन है, क्योंकि बैंक की तरफ से कौन बोल पाएगा। सभी बैंकों की एक एक पॉलिसी होता है, एक उसमें कमेटी बनाया हुआ है, उसके आधार पर देता है। जैसे ज़्यादातर नेशनलाइज बैंकों में जनरल मैनेजर को दिया हुआ है और ओवरऑल इंचार्ज भी दिया होगा। मैं सोशल मीडिया पॉलिसी पढ़ाता हूँ तो उसमें आप देखे होंगे अलग अलग बैंकों की पॉलिसी अलग अलग होती है। अगला सवाल, एक क्वेश्चन आया था इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई सवाल आपको याद आ रहा है तो बताइए, क्या सवाल आया था? वैसे तो आप लोगों ने बताया कि एक इनकम्प्लीट चेक के बारे में सवाल आया था, जो इनचोट चेक बोलते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी से कोई सवाल आया था, वायरस वायरस से, या कुछ फिशिंग वगैरह से कुछ सवाल आया था? किसी को याद आ रहा है फिशिंग से रिलेटेड या? सर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड था। हाँ सर, डेबिट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड था उसमें। एक तो ऑप्शन था 3D मैसेज सिक्योर का। करके कुछ था सर, क्या और था? बाकी में वो दे रखा था मेल्स वगैरह की फिशिंग और ये फिशिंग पर्सनल में मतलब इंफॉर्मेशन क्या तो नहीं करना है सर, ये था सर। अच्छा, ओके। एक सवाल आया था माइक्रो फाइनेंस लोन से रिलेटेड। क्या सवाल था माइक्रो फाइनेंस लोन से रिलेटेड? कुछ याद आ रहा है माइक्रो फाइनेंस लोन से रिलेटेड? इसकी सर मिनिमम नेट टेक होम पूछी हुई थी माइक्रो फाइनेंस में। अच्छा, नेट 50 नेट 50% वाला था उसका। 50%। अच्छा, 50%, ओके। और एक सवाल आया था रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ। क्या था रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ, कुछ याद आ रहा है? ये ये कन्वेनर पूछा हुआ था सर, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का कन्वेनर कौन होगा? अच्छा, कन्वेनर कौन होगा? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का कन्वेनर कौन होगा, कौन होता है? ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में था सर जनरल मैनेजर, चेयरमैन, किसका हेड जनरल ऑफ द मैनेजर होता है रिस्क मैनेजर का? तो आपके यहाँ क्या है?
एक था सर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, हाँ ये भी हाँ होता है, चीफ कंप्लायंस हाँ, ऑफिसर होता है रिस्क चीफ मैनेजमेंट। कंप्लायंस ऑफिसर था इस काम से। हाँ वही चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होता है, ये आरबीआई की भी गाइडलाइन है, नाबार्ड की भी गाइडलाइन है कि जो कंप्लायंस ऑफिसर बैंकों में होगा जो रिस्क मैनेजमेंट को इंचार्ज करेगा। ओके। और एक सवाल आया था जो फीचर आप सरल करंट अकाउंट के, जो हमने कल डिस्कस किए थे, फीचर ऑफ सरल अकाउंट, जिसमें से आप लोगों ने बताया कि उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई थी और उनमें से कौन सा फीचर नहीं है ऐसा कुछ को टिक लगाना था। तो क्या था मनीष जी, इसका थोड़ा रिपीट कर दीजिए, तो फीचर आप सरल करंट अकाउंट में क्या टिक लगाना था आपको। तो ये स्क्रीन में देखिए, एक तो मैंने वो डाला हुआ है ना स्याही से ऐसे गोल गोल करने के लिए, तो कई साथी बोले सर इतना कठिन था ना, तो जिधर ऐसे थोड़ा कोई डायग्राम डायग्राम बनाए टाइप का हम ऐसे टिक लगा रहे थे सब। हम्म? तो फीचर आप सरल अकाउंट में आपने कल बताया ना, कोई मिनिमम एवरेज बैलेंस रखते हैं तो चार्जेस कटेगा, वो उसको गलत था बोल रहे थे। मिनिमम बैलेंस 1000 रुपये रखते हैं, वहाँ पर 800 कुछ लिखा हुआ था, तो वो गलत था, ऐसा कुछ कह रहे थे आप? याद नहीं आ रहा? ओके। तो अभी 50 क्वेश्चन तो हमारे साथियों ने साझा किए, अब 10 क्वेश्चन बच गया है मनीष जी, 10 क्वेश्चन तो मैं याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे तरीके से। अगर याद आ गया तो आप बता दीजिएगा, नहीं तो हम लोग सेशन यहीं पर क्लोज कर देंगे, फिर हम लोग कल दूसरे सेशन पे चर्चा करेंगे। इन मीन वाइल जो हमारे साथी सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के हैं, वो इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दें, इसको भूल कर इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें, कुछ भी कमी बेसी होगा इंटरव्यू में कवर करेंगे उसको। तो एक मैं उदाहरण पूछ रहा हूँ, जैसे मनीष जी आप बताइए, प्रायोरिटी सेक्टर से कोई सवाल आया था? प्रायोरिटी सेक्टर से, प्रायोरिटी सेक्टर प्रायोरिटी से सेक्टर, एक आया था सर, नहीं वो स्टाफ का ही था। अच्छा इस प्रायोरिटी सेक्टर से कोई सवाल नहीं आया था ना? नहीं सर। नहीं आया था। अच्छा चलो ठीक है। और जो आपका री केवाईसी से जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था? री केवाईसी, एसटीआर सीटीआर से जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था? हम्म, खुशी जी? ना सर इनमें से नहीं था। नहीं था। और टारगेट वारगेट से कोई सवाल नहीं आया था? टारगेट कितना है प्रायोरिटी सेक्टर में उसका? नहीं सर, ना नहीं, ये भी नहीं थी। ओके। अच्छा। और एक किसान, एक इम्पाउंड वाला आया हुआ था सर। अच्छा काउंटरफिट करेंसी नोट का आया था? हाँ, कि उसको क्या करेंगे। अच्छा, हाँ एक काउंटरफिट क्वेश्चन था सर। करेंसी नोट अगर काउंटर पे मिलता है तो क्या करेंगे खुशी जी? खुशी खुशी है कि खुशी है आपका नाम? खुशी है सर, खुशी। चलिए, आपने बहुत सारे क्वेश्चन साझा किए, उसका डाउट क्लियर किए, इसलिए हमारे बहुत सारे साथियों को खुशी हुई। जी खुशी जी बताइए, ये आया उसमें था था सर अगर कि काउंटर पे अगर नकली नोट पाए गए तो आप क्या करेंगे? उसको इम्पाउंड कर लेंगे और वापस नहीं देंगे उसको। और सील लगाएंगे, सील कितने का रहेगा, साइज क्या रहेगा सील? 5x5, 5x5। 5x5 सेंटीमीटर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। और क्रॉप सीजन से जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था क्या? स्केल ऑफ फाइनेंस कौन डिसाइड करता है? या एनपीए होने पर क्रॉप जो कितने होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, लॉन्ग ड्यूरेशन, ना, ऐसा कुछ आया था? नहीं थे सर इनमें से भी नहीं। चलिए, किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था? ना सर नहीं था इसमें। क्रेडिट सेल्फ, से जुड़ा हुआ। हाँ सर एक क्वेश्चन था क्रेडिट से जुड़ा हुआ जिसमें ऑप्शन थे कई सारे, एक ट्रैक्टर से रिलेटेड थी, अच्छा हाँ, ऑप्शन भी था उसमें। फार्म मैकेनिज्म का था सर, वो ट्रैक्टर हाँ, लोन। फार्म मैकेनिज्म मशीनरी से रिलेटेड कुछ था सर वो। तो देखिए अभी ना 3 क्वेश्चन जुड़ चुके हैं, 53 क्वेश्चन। फार्म, वही था क्वेश्चन सर कि फार्म मैकेनिज्म में मतलब क्या फाइनेंस करते हैं, शायद ऐसा ही। ट्रैक्टर करते हैं, हार्वेस्टर ट्रैक्टर करते था, हैं। हाँ हार्वेस्ट ट्रैक्टर था सर सबसे लास्ट ऑप्शन में। चलो ट्रैक्टर से, बहुत बढ़िया। और एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर से कोई जुड़ा हुआ सवाल आया था? नहीं। फसल बीमा योजना से जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था? एमएसएमई की डेफिनेशन से जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था? एमएसएमई की डेफिनेशन ना सर। नहीं आया था। और एसएचजी से जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था? एसएचजी मेंबरशिप या जीएलजी मेंबरशिप? हाँ, नहीं आया था। ओके। और काउंटरफिट करेंसी नोट से आया था, देखिए आप लोगों ने बताया। डिमांड ड्राफ्ट से आया था। ट्रांजैक्शन कोड से जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था? ट्रांजैक्शन कोड डिमांड ड्राफ्ट का कितना है?
नहीं कोड नहीं। कोड नहीं आया था, ट्रांजेक्शन कोड नहीं आया था। सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था? सुकन्या। ना सर, नहीं थे ये भी। नो सर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, नहीं सर, एपीवाई वगैरह से भी नहीं। नो सर। पब्लिक प्रोविडेंट फंड से जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था? नो सर। नो। ओके। और फ्रॉड से रिलेटेड कोई सवाल आया था? फ्रॉड, फ्रॉड, फ्रॉड रिपोर्टिंग, कैश शॉर्टेज, ऐसा कुछ आया था? नहीं सर, नहीं आए हुए थे। एमएसएमई डेफिनेशन आया था? ना, नहीं आए हुए थे सर। सीजीटीएमएससी आया था? सीजीटीएमएससी। ना, नहीं थे। एजुकेशन लोन आया था? एजुकेशन लोन? ना, नहीं नहीं है। आए हुए। अच्छा। सीजीटी एमएससी का एक था सर वो, हम्म। कुछ उसमें शायद लॉस, कुछ लॉस का दे रखा था सर, फर्स्ट अच्छा, हाँ, लॉस वो बेंच डिस्कस में वो डिस्कस कर लिया। जेडईडी का था कुछ, वो उसका तो परसेंटेज था कुछ, वो कितना कवर तो करता है। प्रधानमंत्री। 85% नहीं था सर, वो जेडईडी करके अच्छा, कुछ ऐसा था। सीजीटीएमएससी में जेडईडी के कुछ था। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट वाला ना? शायद जेडईडी तो लिखा हुआ था जितना ध्यान आ रहा है, हाँ। और 85% भी था उसमें ऑप्शन में, अच्छा, 8500 ऐसे करके था। वो ये था सर कि जो आइडेंटिफाइड क्रेडिट डेफिसिट डिस्ट्रिक्ट होती है, उसके अंदर मतलब जो फीस होती है उसमें कितना कंसेशन देते हैं, तो 10% आएगा सर। अच्छा। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट स्कीम्स जो है सरकार ने निकाला है कि इसके सिद्धांत को अगर अपनाते हैं तो जो एमएसएमई के लिए पंजीयन कराते हैं तो उनको जो है क्या मिलता है आपको? ये 10% का बेनिफिट मिलता है। ये है क्या कि जो इसके लिए मिलता है, जो एक्सपोर्ट वगैरह के लिए करते हैं उसके लिए। अच्छा, टीडीएस से जुड़ा हुआ सवाल तो आ गया। गवर्नमेंट बिजनेस में कमीशन से जुड़ा हुआ सवाल आया था? कमीशन? हाँ, एक तो आया था शायद सर, क्या? 75 रुपए वाला। अच्छा, पेंशन, पेंशन भुगतान करने पर कितना कमीशन मिलता आया था? शायद आया था। हाँ खुशी जी। नहीं, ना, नहीं आया हुआ था सर ये। नहीं आया। और ये आया था क्या आपका? इनटेंजिबल एसेट्स क्या है? ऐसा कुछ आया था? ना, ये भी नहीं थे सर। चार्ज एंड सिक्योरिटी आया था? मॉर्गेज, मॉर्गेज। हाँ, एक हाँ, इमूवेबल पे पूछा हुआ था सर। Renewal पर था इमूवेबल सर। पे कौन सा चार्ज है? इमूवेबल पे पूछा था, तो इमूवेबल पे कौन सा मॉर्गेज चार्ज का था लगता सर। है? मॉर्गेज। तो 55 सवाल तो हो गए, 5 ही सवाल और बचे हैं, है ना? अभी तक तो 55 सवाल हल कर दिया आपने। तो मॉर्गेज पे सवाल आया था, चलो बढ़िया है। एनपीए पे कोई सवाल आया था? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट? ना, नहीं था सर, इस पे भी नहीं था। अच्छा। और कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग पावर से जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था? ड्राइंग पावर? ना, आया, नहीं था सर। नो सर। नहीं आया था। नहीं था। अच्छा, प्रोविजन से जुड़ा हुआ सवाल आया था? प्रोविजन, 100% प्रोविजन करते हैं? नहीं। स्टैंडर्ड में कितना प्रोविजन करते हैं? ना, नहीं था सर, इस पे भी नहीं था। ओके। और विलफुल डिफॉल्टर से जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था? ना, नहीं था सर, वो भी नहीं था। और सीआईसी रिपोर्ट से जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था? सीआईसी? ना, नहीं थे सर, वो भी नहीं था। नहीं। अच्छा, नॉन कोऑपरेटिव बॉरोवर, विलफुल डिफॉल्टर, इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था? ना, नहीं थे सर। और डेथ क्लेम से जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था? डेथ क्लेम? ना, नहीं था सर, इस पे भी नहीं। और डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ना, उसके नहीं लिए थे सर, वो भी नहीं। वो भी नहीं थे। और बैंकिंग ओम्बुड्समैन, ओम्बुड्समैन उसमें से एक क्वेश्चन तो था शायद, क्या? 20 लाख। ओम्बुड्समैन से क्या सवाल आया था? ना, इन्वेस्टमेंट से नहीं था सर, कोई इन क्वेश्चन नहीं था। ऑपरेटिव अकाउंट से बारे में सवाल पूछा था? इन ऑपरेटिव अकाउंट किसे कहते हैं, या अनक्लेम्ड डिपॉजिट किसे कहते हैं, मिसिंग पर्सन किसे कहते हैं? ना, नहीं थे सर।
नहीं आया था। ओके, तो अभी समझ लीजिए सर एक क्वेश्चन डीआईजीसी से था। DICGC से था। हम्म। क्या था क्वेश्चन? सर उसमें हाफ ईयरली कौन सा इंश्योरेंस वो फॉर्म भरा जाता है? हाँ, वो तो हो गया। डिस्कस हो करते गया। हैं। DI01। एक वॉक इन कस्टमर का था सर। वॉक इन कस्टमर का क्या था? हाँ अमाउंट था? हाँ हाँ सर। मतलब ऑप्शन वॉक इन कस्टमर था सर कि बगैर अकाउंट खोले हुए जो हाँ, कस्टमर उसमें काम को उसको क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ था। तो वो वॉक इन कस्टमर कहते हैं उसको, है ना? एक सर वो था कि 50,000 होता है। हम्म। और बताइए, 56 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन और बचे। एक था सर वो मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह में कितने अमाउंट तक का चेक जमा करवा सकता है? हाँ, 50,000 तक। हाँ 50,000। बताइए, 57 क्वेश्चन हो गए। वाह, अच्छे याद आ गए। अच्छा, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप में यही गार्नेसी ऑर्डर वाला आया था ना? हाँ जी सर, वो एक ही क्वेश्चन था। हाइपोथिकेशन का आया था क्या? ना वो नहीं आया था सर। अच्छा, और लेटर ये राइट ऑफ लिएंड, राइट ऑफ सेटअप, राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन ना नहीं था सर, ये भी नहीं था। नहीं आता। ओके, और फुल फॉर्म वगैरह और कोई दूसरा तो नहीं आया था? फुल फॉर्म, दो ही फुल फॉर्म हमने दो ही डिस्कस। पूछी थी सर, दो ही पूछी हुई थी। RTGS, NEFT, UPI, ATM, इसके बारे में कोई सवाल आया था? RTGS, NEFT या CTS? ना, इसमें से भी नहीं था सर। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी? एक ना एसएमएस नहीं। बैंकिंग का फीचर हाँ, का वो है सर। डिस्कस कर लिया है, समझ में। अच्छा, प्रोक्रूटमेंट पॉलिसी से कोई सवाल आया था? प्रोक्रूटमेंट पॉलिसी? ना, बस वो एक क्वेश्चन था, बस 5+5 वाला। कौन सा प्रोक्रूटमेंट पॉलिसी का था? ना नहीं थे प्रोक्योरमेंट से। प्रोक्रूटमेंट पॉलिसी मतलब जैसे सामानों की खरीदी बिक्री करते हैं तो उसके लिए टेंडर लेना है, जो वेंडर से, वो सब था? या जेम पोर्टल ना, पे खरीदी बिक्री करते हैं? लिमिट पूछा था शायद सर, 5 लाख का ऐसे कुछ था। अच्छा, लिमिट पूछा था। और रेपो रेट और करेंट ये रेट, बैंक रेट, ये सब तो पूछा था क्या? रिवर्स रेपो, पॉलिसी रेट, CRR? ना नहीं पूछते थे सर, ये भी नहीं रिवर्स पूछते थे। रेपो नहीं पूछा था ना? MSF नहीं पूछा था। ओके, और चलिए, 2-3 क्वेश्चन रह गया। ड्राइंग पावर से नहीं पूछा था सवाल ना? मॉर्गेज वगैरह एक पूछा था, बोले आपने मॉर्गेज का। तो और कैसे याद दिलाएं आप लोगों को? बैंक गारंटी से पूछा था क्या? गारंटी, सिक्योरिटी ऑफ थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन करके? ना नहीं था सर, ये भी नहीं था। ओके, मुद्रा लोन के बारे में कुछ पूछा था? मुद्रा लोन? ना नहीं था सर, ये भी नहीं था। हाँ, चलिए, एजुकेशन लोन के बारे में भी था, नहीं बोल रहे हैं एजुकेशन लोन का। एक हाउसिंग लोन से ही था सर, रिपेयर का कुछ था रिपेयर ऐसे। का भी था, कई साथी मेरे को भी बता रहे थे, रिपेयर एंड हाँ, मेंटेनेंस से पूछा 50 है। लाख वाला था सर। तो उसका आंसर क्या था? स्टाफ के रिलेटेड था वो? नहीं नहीं, हम्म। स्टाफ के रिलेटेड नहीं था उसमें, था मैक्सिमम कितना दे सकते हैं सर। अच्छा, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 50? सही बता रहे हैं। एक दो साथी और लोगों ने व्हाट्सअप किया था वो। तो ये हो गया आपका 58 क्वेश्चन हो गया, दो ही क्वेश्चन और बच गए। चलिए, छोड़ देते हैं उसको, दो क्वेश्चन को, है ना? इतना याद दिलाया है आप लोगों ने, बहुत बड़ी बात है ना? तो इसके आधार पर अब कैसा लग रहा है मनीष जी? अब तो उतना कठिन भी तो नहीं लग रहा है सवाल चर्चा करने के बाद तो? 10-15 सवाल तो कठिन लग रहे हैं, बाकी तो 40 सवाल, 45 सवाल तो सही है, आप ही लोगों के माध्यम से सुने, है ना? तो पढ़िए, आप क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़िए मनीष जी, क्या लिखा है? जो अपने आप को पढ़ सकता है वो दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। वाह, अपने आप को पढ़ना है और रोज पढ़ना है। अपने आप को इसलिए पढ़ना है कि ये क्या पढ़ सकता है, इसके लिए पढ़ना है। तो आज देखो, आप अपने आप के लिए पढ़े, और आज का पूरा सेशन तो आप ही लोग पढ़ाए, और कल कल भी जो सेशन हुआ था वो भी आप ही लोग पढ़ाए। तो अपने आप को पढ़ना है। मैं आप लोगों को ना पूरा थोड़ा एग्ज़ाम सेंटर ले गया था आपको, जितनी देर तक मैं आप मेरे साथ सेशन में रहे, एग्ज़ाम सेंटर ले गया था। आपका मन मस्तिष्क वहीं कंप्यूटर स्क्रीन में खोज रहा था कि सवाल क्या आया था, सवाल क्या आया था।
है ना, ऐसा महसूस की कि नहीं? तो आप अपने आप को पढ़ते रहिए, अभी भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। जितने सारे सवाल कल और आज के सेशन में डिस्कस किए हैं, लगभग 58 सवाल तो हमारे साथियों ने सुझाया है और उनको याद दिलाया है। तो उन सवालों पे जो भी डिटेल सेशंस भी हम लोग आने वाले क्लासेस में करेंगे और डेली सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नया नया चीज़ें आते जा रहे हैं। तो आप सभी के बेहतर जीवन, शानदार स्वास्थ्य और एक जबरदस्त सफलता की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात। नमस्ते सर। सर नमस्ते जी। हाँ जी। हेलो विजय जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी, दीपक जी। मैं दीपक उड़ीसा ग्राम बैंक से बोल रहा हाँ हूँ। जी दीपक जी बताइए। जो काल से शुरू करेंगे हम बैंकिंग लॉ प्रैक्टिस का क्लास। हाँ शुरू करेंगे, है ना, वो सारे चीज़ें शुरू करेंगे, सारे टॉपिक्स ठीक है चलेंगे। सर। बस आपको हमारे साथ रात को रहना पड़ेगा, एक एक घंटा। पूरे 24 घंटे में ठीक है एक सर। घंटा अगर साथ रहेंगे तो आप इतना बेहतर से सीखते जाएंगे धीरे हाँ धीरे। और इन मीन वाइल आपको समय मिलता है तो आप लॉगिन सेक्शन में भी जाके देखते रहिएगा। बाकी डेली सेशन तो यहाँ होते रहेंगे, नोटिफिकेशन आपको ठीक। मिल। तो इसी के थैंक यू। साथ आपसे विदा लेते हैं। कैसा लग रहा है दीपक जी, सेशन में सीखने मिल रहा है? हाँ 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 सर, बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो वही लगे रहे थे। चलिए बहुत बढ़िया, और भी साथियों को आमंत्रित करिएगा, तो आप लोग का भी पूरा इंटरनल जो है पॉलिसी वगैरह कराएंगे, ठीक है। तो ठीक आप है सभी सर, के थैंक यू। अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हुए हम विदा लेते हैं। फिर मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट। थैंक यू।